तानाशाह को सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि लोग उससे डरना बंद कर देंगे। ये उसके अंदर का एक खौफ होता है। कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उनको लेकर एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास करना पड़ा? क्या भारत के लोग अब अपने नेताओं के लिए कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते? हमारे राजनेता इतने असहिष्णु हो गए हैं, इतने डर गए हैं कि उनको अब व्यंग से भी डर लगता है। क्या स्थिति हो गई है? एक कहानी बताता हूँ। जब राजा एक आतंकित करता है, डराता है, उससे पहले वो 2 लाइनें हैं ना, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, सेनापति ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये सुबह-सुबह की बात है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और नेताओं की स्तुति में उनके चमचे ऐसे ही लगे रहते हैं। और शायद कुणाल कामरा बड़े साहब के लिए विश्व गुरु जी पे सीधा कमेंट करते हैं, इसलिए कुणाल कामरा बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन होता क्या है, फिर राजा के खिलाफ कहीं से कुछ बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, सच बात राजा के सामने आती नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, उसको कपड़े पहनने का बड़ा बड़ा शौक था, जैसे हमारे विश्व गुरु जी को है। रोज दिन में 10 बार 20 बार पोशाक बदलता। एक बार उसके यहाँ 2 ठग आए और ठगों ने कहा कि राजा जी, मैं एक ऐसी पोशाक आपके ऊपर पहना सकता हूँ जो दिखेगी किसी को नहीं। आपको तो नहीं दिखेगी, लेकिन जो आपको भी देखेगा, जो विद्वान होगा सिर्फ उसको दिखेगी, बाकी मूर्ख को नहीं दिखेगी, या जो आपके खिलाफ साजिश करता है उसको नहीं दिखेगी। राजा जी की आंखें बंद कर दी गई, कुछ कपड़ा वपड़ा डाला गया बंद कमरे में, और बाद में कह दिया गया कि राजा जी, आपकी पोशाक, रत्न जड़ित पोशाक आपके ऊपर पहना दी गई है, दिखेगी किसी को नहीं। उसी को दिखेगी जो बुद्धिमान है और आपकी भक्ति में लीन है। राजा दरबार में आया, उसने कहा कि मेरी पोशाक कैसी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। सेनापति ने कहा कि हजूर, आज तो आप बिल्कुल चांद नजर आ रहे हैं, इतने सुंदर नजर आ रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, संतरियों ने कहा कि राजा, आपसे खूबसूरत कोई नहीं। राजा निकल पड़ा और शहर में अपनी पोशाक दिखाने के लिए निकल पड़ा। सब डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन एक विदूषक ने कहा कि राजा तो नंगा है। तब राजा को समझ में आया कि उसने शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं है। ठग उसको ठग कर चले गए। ये विदूषक ही कह सकता है, या व्यंग्यकार ही कह सकता है। वो सत्ता को आईना दिखाता है और पूरी दुनिया में इसीलिए व्यंग्यकारों का सम्मान है। कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया कि शिंदे साहब और उनकी सरकार को इतनी तेज मिर्ची लग गई कि आज विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास कराना पड़ा? महाराष्ट्र में कोई क्या मुद्दा बचा नहीं है, या फिर ये ध्यान बटाने की कोशिश है? हिंदी को लेकर जैसा विवाद पैदा हो गया, उससे फडणवीस सरकार उल्टा उल्टा फंस गई है, परेशान हो गई है। शिंदे जी जो सरकार में थे और इस बात कुणाल कामरा के निशाने पे वो परेशान हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा निपटे कैसे। साउथ में तो हिंदी को लेके खेल करना चाहते थे, खेल उल्टा पड़ गया। तो क्या ये साजिश है कि कुणाल कामरा पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास करो और हिंदी वाला विवाद पीछे चला जाए? अटल बिहारी वाजपेयी से कोई सीख लेते। वो तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। एक किस्सा बताता हूँ। एक कार्टूनिस्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक कार्टून बनाया और कार्टून के सिर पर गधे का सिर लगा दिया। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री देश का, उसके ऊपर कार्टून बनाए और कार्टून के ऊपर गधे का सिर लगा दे। आज के दौर में अगर कोई ये गुस्ताखी कर भी गया, तो सोच भी लिया किसी ने, तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, थाना, कोतवाली, पुलिस, हाफ एनकाउंटर सब उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पता है क्या दंड दिया उस कार्टूनिस्ट को? उसको फोन किया और कहा कि क्या सुबह आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? और हंसते हुए कहा कि गधा तो बड़ा मेहनती जानवर होता है, मुझे क्या बुरा मानना, मेरी तुलना कर दी उससे। ये होता है एक बड़े नेता का बड़ा दिल। ये होता है एक नेता की सहनशीलता। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी की ये किस्सा बाद में बहुत दिनों तक चर्चा में रहा। तो मैंने एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसका जिक्र करना आज जरूरी है। एक कार्टून, उनके टाइम में कार्टून उनके ऊपर बहुत तीखे तीखे छपते थे, उनकी नाक को टेढ़ा दिखा दिया काट दिया जाता था, कान अजीब अजीब से बना दिए जाते थे। एक दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण आया, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। अखिलेश यादव ने अपने ऊपर बने हुए सारे तीखे भयंकर कार्टूनों की किताब का विमोचन किया
और फिर जब जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया, तो उसमें एक जगह बनाई गई लखनऊ के सबसे बड़े पार्क में, ये कल्पना की कि वहाँ पे एक माइक लगाया जाएगा। कई विदेश में, कई बड़े देशों में ये चलन है कि उस माइक पे जाइए और आपको जो बोलना है, जो अपनी सरकार के खिलाफ बोलना है, अपना गुस्सा बोलना है, उस माइक पे बोलिए जाके, आपकी अपनी आवाज़ निकालिए। लेकिन इस देश में अब परंपरा क्या हो? अब कुणाल कामरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब व्यंग्यकार बर्दाश्त नहीं हो रहे। अब वो लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे जो सच बोलते हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, जो शायर हो, चाहे पत्रकार हो। ये कौन-सा हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं? कुछ मैं दुनिया के बड़े से बड़े देशों के कुछ नाम आपको बताऊँगा जिससे आपको समझ में आए कि दुनिया की में व्यंग्य की क्या अहमियत है, व्यंग्य की क्या ज़रूरत है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, वहाँ का एक बहुत मशहूर व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट है जॉन स्टीवर्ट और दूसरे हैं टेवोर नोआ। इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन से लेकर और ट्रंप तक किसी को नहीं छोड़ा। सबके ऊपर बहुत तीखे-तीखे व्यंग बनाए, कार्टून बनाए। तो उनके पीछे एफबीआई नहीं लगा दी गई, बल्कि इन लोगों को एमी अवार्ड दिए गए जो वहाँ का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। अब आप पूछिए यूके में, वहाँ तो रॉयल फैमिली के खिलाफ लोग कहते हैं कि सब रॉयल फैमिली का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन रिकी गोवर्स एक व्यंग्यकार थे और उन्होंने रॉयल फैमिली के ऊपर ही तीखे-तीखे व्यंग बनाए, सरकार के ऊपर व्यंग बनाए, लेकिन हर मंच पर वो बुलाए जाते थे, सम्मान के साथ बुलाए जाते थे। फ्रांस की एक मैगज़ीन ने एक विवादित कार्टून छापा, लेकिन सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उसकी भी रक्षा करी। और तो छोड़िए, पाकिस्तान पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल आपने बंद किए ज़रूर, अपनी भाई-भाई दिखाने के लिए चुपचाप खोल दिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सरकार को, हुकूमत को लेकर तीखे-तीखे व्यंग बनते हैं। तीखे-तीखे शो होते हैं, आपने तमाम शो देखे होंगे पाकिस्तान के जो बहुत वायरल होते हैं। लेकिन कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि पाकिस्तान के किसी व्यंग्यकार को, किसी शो को, किसी टीवी चैनल को इसलिए बंद कर दिया गया हो क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ एक शो कर दिया। किसी व्यंग्यकार के खिलाफ एक हाउस में, असेंबली में प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो कि साहब इसने हमारे सरकार के, हमारे हुकूमत के खिलाफ एक व्यंग बोला, एक बात कही। हम कौन सी तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप किसी भी तरफ के, आप राइट विंग के हों, आप लेफ्ट विंग के हों, आप न्यूट्रल। ठंडे दिल से हाथ ठंडे दिल से सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए, दिल पर हाथ रख के सोचिए। पिछले 10-11 सालों में क्या आपको नहीं लगता कि आपके आपके पड़ोसियों का गुस्सा थोड़ा उफान पे आने लगा है? लोग गुस्से ज़्यादा होने लगे हैं। मैंने 2 दिन पहले ट्विटर, जब एक्स हो गया, उस पे लिखा कि जब भी मैं एक्स खोलता हूँ, हर आदमी उस पे उबलता हुआ नज़र आता है। ये कहता हुआ नज़र आता है, ये बोलता हुआ नज़र आता है, ये लिखता हुआ नज़र आता है कि वो दूसरे की जितनी आलोचना कर सके, दूसरे को जितना नीचा दिखा सके, उतना वो अपने आप को कामयाब समझता है। क्या यही मुल्क था हमारा? हम आपस में मिलते थे, हँसी-मज़ाक करते थे। लेकिन अब देखिए 10-11 सालों में आपके दिमाग को धीरे-धीरे तेज़ाब में बदला जा रहा है। आपको मज़हब के नाम पर, आपको जाति के नाम पर, आपको नफ़रत के सैलाब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि आपके अंदर सब्र की सीमा खत्म होती जा रही है। आपके अंदर खुशियाँ खत्म होती जा रही हैं। ये मनोविज्ञान है। आप जब गुस्से में होंगे और जब आप प्रेम में होंगे तो आपको बड़ा ज़िंदगी हल्के-हल्के लगेगी और गुस्से में होंगे तो आपको ज़िंदगी बड़ी उबलती हुई नज़र आएगी। जब आप क्रोध में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं तो आपके दिमाग से एक एसिड निकलता है। ये सारी रिसर्च कह रही है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका शुगर बढ़ता है। हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, हमारा समाज क्या कर रहा है? हम क्या दिन भर नफ़रत का कारोबार करने के लिए बैठे हैं? कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया जिस पे आप हँस नहीं सकते? क्या एक व्यंग्यकार को अपनी बात कहने का इतना भी अधिकार नहीं है? क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या भारत में अब इमरजेंसी सही मायनों में लग चुकी है? क्यों अपनी बात कोई नहीं कह पाता? क्यों सरकारें उसके खिलाफ आ जाती हैं, मुकदमे दायर करती हैं, हमले कराती हैं, जैसे कुणाल कामरा के शो पे किया गया? लेकिन क्या कुणाल कामरा डरते हैं? उनका एक बहुत मज़ेदार वाक़या हुआ कि जब वो शो कर रहे थे, तमाम लोग उनको गाली दे रहे थे, वो तमिलनाडु चले गए। तो उस एक जने ने उनको ट्वीट किया कि बता कहाँ है, आता हूँ, अभी आकर ठीक करता हूँ। उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु हूँ। वो आदमी बड़े मुझसे पूछा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊँगा? तो कुणाल कामरा ने इस बात को बहुत अपने मज़ेदार लहजे में कहा
क्या फ़र्क पड़ता है? व्यंग्यकार किसी के लिए व्यंग्य कर रहा है, आपकी सत्ता के लिए कर रहा है, आपकी नीतियों के लिए कर रहा है। आप उसको हल्के में ले सकते हैं ना, आप वो मुस्कुराते हुए ले सकते हैं। क्या अब केवल नफ़रत की भाषा इस देश में स्वीकार की जाएगी? अब व्यंग्य की, अब प्यार की, अब कविताओं की, शायर और कवि भी कैसे होते चले जा रहे हैं। एक टाइम में कवि सत्ता को आईना दिखाता था, अब कवि भी भाण होते चले जा रहे हैं। ताज़ा उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा होगा मनोज मुंतशिर नाम के एक शख्स का। अच्छा खासा गीतकार था, नफ़रत की फैक्ट्री में ऐसा घुसा कि बजरंगबली पे ही कुछ कर बैठा। उसके बाद से कई बार कई लोग उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन कवियों को, इन शायरों को भी अब अपनी कविता छोड़ के भाणगिरी का नया शौक जगा रहा है। तो आप क्या बनाना चाहते हैं देश को? आप चाहते हैं कि इस देश में हल्की-फुल्की मज़ाक हो, कवि कविताओं में सरकार को घेरे, शायर अपने शेरों में सरकार को घेरे, व्यंग्यकार सरकार को बताए कि वो क्या गलत कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि कवि हो, लेखक हो, पत्रकार हो, शायर हो, वो सिर्फ़ ये कहे कि राजा ने कहा रात है तो हम भी कहेंगे रात है, या आप चाहते हैं कि आप कहें कि ये राजा जी ये रात नहीं ये सुबह है। मुझे लगता है कि उम्मीदों की ये सुबह आप देखना चाहते होंगे, इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूर देखना चाहते होंगे। आप कुणाल कामरा के साथ बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो एक एक्स पर पोस्ट तो लिख सकते हैं, कुणाल कामरा के समर्थन में फेसबुक पर तो लिख सकते हैं, अपने अड़ोस-पड़ोस में तो कह सकते हैं कि व्यंग्य की ये भाषा समझ आनी चाहिए। ये देश नफ़रत का नहीं, ये देश प्यार का है, ये देश दुलार का है। इसको ऐसे ही बनाए रखिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बात अच्छी लगे तो दूर तक भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।